आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पहले हम लोग जो है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान संसाधन में विकास का जो चैप्टर है वो देख रहे हैं। तो चलिए आप आगे चलते हैं। तो कल तक हमने जो जो भी कुछ पढ़ लिया था वो यहाँ तक जो है अनवीनीकरण संसाधन तक जो है हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्राकृतिक संसाधन जो है विकास के जो मूल आधार हैं। ये जो बात है वो परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है मूल विकास के मूलाधार हैं। क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। क्योंकि कृषि, खनन हर क्षेत्र में जो संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन पर ही ये सब चीज़ जो है निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। और जो देखा जाए कि जो अर्थव्यवस्था है वो भी इन प्राकृतिक संसाधनों पर ही जो है निर्भर करती है। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है। तो ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं, उस समय मंद पड़ जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है, अत्यधिक उनका जो है उपयोग किया जाता है, या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है, तब ये जो कार्य है वो शिथिल हो जाते हैं। अगर हम नवीनीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या नदी, नालों व हवा का प्रदूषण न रोके तो जल्दी ही विकास के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं मिलेगा और हम विकास में रुकावटें आ जाएगी। ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देंगे तो जो है संसाधन और हम संसाधनों का नियंत्रित उपयोग नहीं करेंगे तो जो है संसाधन का जो जो विकास कार्य है उसमें जो है रुकावटें जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे और विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रखे। अर्थात हमें ऐसा मार्ग अपनाना पड़ेगा जो प्राकृतिक संसाधनों को जो है लंबे समय तक स्थिर, मतलब जो आने वाले समय तक है वो उसको जो है टिका कर रख पाए, जो है ऐसा हमें जो है मार्ग जो है अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरों के जो नाले में कितना जो है गंदगी जो है जमा हो गया है। तो यही ये सब चीज़ है, ये जो प्रदूषण है यही जो कहलाता है, ये कहलाता है जल प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है और यही जो कचरा है, यही जो गंदगी है वो जाके सीधा नदियों में मिलता है और नदियों से जा कर के फिर वो पीने योग्य जो जल है उसको भी प्रदूषित कर सकता है। तो आप देख सकते हैं शहरों के गंदे नाले को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसका इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं। तो इसको आप भी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का विरोधाभास हो, विरोध हो, यह जरूरी नहीं है। नहीं विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाए। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मनुष्य अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए भी टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। तो पर्यावरण वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा जो है विकसित की है। तो पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किए जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो
साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन सकती है। तो यहाँ पास बताया गया है कि पर्यावरण जो है एक सीमित क्षमता के अनुरूप जो है वो जो प्रदूषण है उसको अपने में समाहित कर लेती है। अगर उसमें ज़्यादा जो है हम प्रदूषित करेंगे तो वह उसे समाहित में नहीं कर पाएगी और उसे हानि रहित नहीं बना पाएगी। उदाहरण के लिए यदि हम लोग जो है नदियों में जो घर से निकलने वाले कचरा को डालते हैं तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो उसे खाने की भोजन बनाकर उसे खा लेते हैं और उसे पचा लेते हैं और इस प्रकार जो है वो नदी जो है प्रदूषित नहीं होती। लेकिन यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें गंदगी को प्रवाहित करेंगे, लेकिन यदि हम उसमें क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी भी जो है जो गंदा नाला जो है बन जाएगी। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, आज हम नदियों के ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट, ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं। आप लोग जो देखते हैं कि जैसे कि नदी या समुद्र के किनारे जो सफ़ेद सफ़ेद जो झाग जैसा होता है वो है साबुन के जो अपशिष्ट। तो यही है जो नदी में जो है मिल नहीं पाता और नदी इसको जो है समाहित अपने में समाहित नहीं कर पाती। गांव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री में निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं की मात्रा नवीनीकृत होने की सीमा से कम होती है, किंतु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलता है जो नवीनीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। जैसा कि कुछ लोग जो है गांव में रहते होंगे तो उन्हें पता होगा कि गांव में अधिकांश जो है चूल्हे पर खाना जो है पकाया जाता है, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो जो है एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना में कम हानिकारक होता है। लेकिन जो फैक्ट्री है उसमें से धुआं जो है क्या होता है, निरंतर जो है निकलता रहता है और निरंतर निकलता रहते हो उससे जो है वायु जो है बहुत ही प्रदूषित होती रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी ही। यदि फैक्ट्री से नवीनीकृत सीमा तक ही धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। यदि फैक्ट्री से जो है नवीनीकृत सीमा मतलब जो पर्यावरण को जो जितना जितना उसको पर्यावरण संभाल पाएगी उतना धुआं निकले तो वह फैक्ट्री से भी सीमित है। परिवहन के अपशिष्ट द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी फिर से आ जाता है। परिवहन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाती है तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुँचती है। तो आप इतना को जो है पूरा नोट कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि एक जैसे टाइटल दे दीजिएगा, जैसे ये दे दिया सिंक क्षमता, उसके बाद या आप अपने से क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि सिंक क्षमता किसे कहते हैं और उसके बाद इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा की भी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। अब इसमें जो है उदाहरण जो है आप लोग पढ़ लेंगे, फिर आगे चलते हैं संसाधन के प्रबंधन की तरफ। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके। तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधन का जो प्रयोग है उसको जो है नियंत्रित रूप से करना होगा ताकि आने वाले समय में इसका संरक्षण भी किया जा सके और वर्तमान की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण हो सके। इसके लिए निम्नांकित जो है उपाय जो है अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय देखते हैं, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। तो जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है। जहाँ कोयला का उपयोग अधिक होता है वहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है उसका जो है उपयोग कर सकते हैं और लंबे समय की ऊर्जा के लिए हम जो है सौर ऊर्जा और पवन शक्ति जो पवन ऊर्जा बोलते हैं उसका भी उपयोग जहाँ हम लोग कर सकते हैं। सेकंड चलते हैं संसाधनों का नवीनीकरण करना।
इसके करने के लिए पर्यावरण संबंधी कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। उदाहरण के लिए कचरे को अलग अलग करके पुनः चक्रण, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती, अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, पारा, लेड, क्रोमियम इत्यादि। तो इसमें बोला गया है कि जो संसाधन है उनका जो है नवीनीकरण करने का, जैसे कि कचरा हो गया तो उसका नवीनीकरण, ऐसे ही अन्य पदार्थ हैं उसका जो है नवीनीकरण करते जाना चाहिए और इसका जो है प्रोत्साहन भी करना चाहिए। और तीसरा चलते हैं संसाधनों का समुचित उपयोग। तो जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ में मची हुई है, इससे संसाधन का बहुत जो है दुरुपयोग हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो है सभी लोगों का लगाव जो है भौतिक सुख सुविधाओं पर है और इससे संसाधन का जो है दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। जिस प्रकार लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे हैं। जिस प्रकार जो है कुछ लोग तो छोड़ दो, सभी लोग जो है अपने संसाधनों का उपयोग जो है दुरुपयोग बोल सकते हैं बहुत कर रहे हैं। तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा जो है कहा जा रहा है। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। यदि सब लोग मिलकर जो है सब लोग मिलकर जो है इस बात पर जो है गौर करें तो इसका यही अभिप्राय है कि यदि सब लोग जो है जितना जो अपनी आवश्यकता है उसमें संतुष्ट रह जाए तो जो संसाधन है वो नवीनीकृत होता रहेगा और सभी के लिए जो है पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति भी इसके लालच के चक्कर में आ गया तो वो संसाधन हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियाँ। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, तो ये भी बहुत ही ये जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो पंजाब के हर एक बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग से 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि इसके मुख्य नहरों की लंबाई 650 किलोमीटर और सभी उप नहरों की लंबाई को इतना जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो इतना भी आप जो है नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है चलते हैं, यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थार जो है पूरा रेगिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के जो है बड़े बड़े टीले जो है पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जो है वनस्पति जो है नगण्य है, मतलब जो रेगिस्तानी भूमि होने के कारण यहाँ जो है वनस्पति पेड़ पौधे जो है बहुत ही कम है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है और औसत वार्षिक वर्षा मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्षा कितनी कम होती है यहाँ पास। अब चलिए आगे चलते हैं। तो विकास कार्य चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 में प्रारंभ हुई और चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई थी। जैसे 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 कोई भी सन आता है तो उसको आप लोग याद कर सकते हो या फिर नोट कर सकते हो और उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये जो ऐसी जो चीज़ होती है वो परीक्षा में जो है पूछी जाती है। जैसे कि ऑप्शनल में पूछ सकते हैं या फिर कोई खाली स्थान में पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, इन चीज़ों को पूरी ईमानदारी से जो है नोट करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। तो जैसे ही यह नहर बनाया गया तो मरु
जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो क्या हो गया है, हरा भरा हो गया है। वनीकरण और चारागाहों का जो विकास हुआ है। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, वहाँ अब गेहूँ, कपास और मूंगफली की खेती होती थी। तो पहले जो यह जहाँ जहाँ जो ये जो नहर जो है गुजरी है, तो उन क्षेत्रों में जो पहले चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, लेकिन अब मूंगफली और किसकी खेती होने लगी है, गेहूं, कपास आदि की खेती जो है होने लगी है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने पड़े हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या जो है उत्पन्न हो गई है। जय आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा किस मतलब जो जिस प्रकार जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वैसे ही कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो सघन सिंचाई के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे कि अब जो नहर बन गया, तो सभी लोग जो है सिंचाई जो करने लगे और अत्यधिक जल के दुरुपयोग का जो समस्या है वो भी इसमें आने लगी। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ये है इंदिरा गांधी जो नहर है, वो वाला नहर, और राजस्थान नहर इसका जो नाम है। और इस प्रकार से यह जो संसाधन एवं विकास है, वो पार्ट जो है पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहला जो वीडियो नहीं दिया है तो नहीं देखा है, तो इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।